हेलो एंड वेलकम। आज के अपने इस सेशन में हम लोग जो अनुभव एक जो आपका हुआ है उसके जो इकोनॉमी खंड के प्रश्न हैं उन प्रश्नों को देखेंगे। इस पेपर में इकोनॉमी से संबंधित कुल 15 प्रश्न थे। इन्हीं 15 प्रश्नों को हम लोग क्रमवार रूप में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपनी परिचर्चा। पहला प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न संख्या 8। इसमें एक ग्राफ दिया गया है, इन दो ग्राफ दिया गया है और इसके बारे में पूछा गया है आपसे। नीचे दिए गए ग्राफ के आधार पर पिछले 4 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा निष्कर्ष उचित रूप से निकाला जा सकता है। मतलब इन दोनों ग्राफ को स्टडी करके कौन सा कंक्लूजन निकाला जा सकता है, यही पूछा गया आपसे। पहला है, अर्थव्यवस्था में लगातार राजकोषीय समेकन फिस्कल कंसोलिडेशन हुआ है। और दूसरा है, ऋण के लिए संसाधनों का उपयोग उत्पादक निवेशों प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स पर अत्यधिक केंद्रित हो गया है। ठीक है, देखो अगर इस ग्राफ को स्टडी करो तो इस ग्राफ में निरंतर क्या हो रहा है कि देखो जो फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेके 2024 के लिए जो अंतिम आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से देखो कि रेगुलरली आपको जो है जो राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट है वो कम होता दिख रहा है। फिस्कल डिफिसिट कम हो रहा है, राजकोषीय घाटा कम हो रहा है, तो निश्चित तौर पर हम फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, अर्थव्यवस्था में लगातार राजकोषीय समेकन हुआ है। ठीक है, फिस्कल कंसोलिडेशन मतलब राजकोषीय घाटा कम हुआ है, तो हम ये तो मान सकते हैं कि राजकोषीय समेकन की तरफ हम आगे बढ़े। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट। दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है, दूसरे वाला जो ग्राफ है उसको स्टडी करोगे तो ये बता रहा है कि जो हमारा खर्चा है या जो घाटा है उस खर्चे की प्रवृत्ति को बता रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि संसाधनों का उपभोग, ऋण लिए गए संसाधनों का उपयोग उत्पादक प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में अत्यधिक किया गया है। ये इस चीज की जानकारी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि जो हमारा घाटा है उसका नेचर कैसा है। अगर घाटा में राजस्व घाटा जो है वो कम हो रहा है और पूंजीगत घाटा जो है बढ़ रहा है, मतलब पूंजीगत निवेश बढ़ रहा है, मतलब कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। इससे आप देखोगे यहां पे जो आपके क्वेश्चन पेपर हैं उसमें ये ग्राफ काफी स्पष्ट है, यहां पे थोड़ा सा ये हैजी आ रहा है, बट अगर आप इसमें देखोगे तो निरंतर जो है फाइनेंशियल 21 से लेके 24 के बीच में जो है आपको पूंजीगत व्यय बढ़ रहा है। ठीक है, ये बढ़ रहा है, पूंजीगत व्यय बढ़ रहा है, मतलब कि पूंजीगत वस्तुओं पर निवेश बढ़ रहा है, यानी कि जो हमारा खर्चे की प्रवृत्ति है वो बेहतर है, प्रोडक्टिव है। ठीक है, प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट हो रहा है और निरंतर राजस्व घाटा जो है वो कम हो रहा है। दो चीज इससे, अगर इस ग्राफ को स्टडी करोगे सेकंड वाले ग्राफ को, तो दो चीजें पता चल रहा है, एक तो पूंजीगत व्यय कम हो रहा है और दूसरा पूंजीगत व्यय बढ़ रहा है और राजस्व व्यय घट रहा है। डेफिनेटली इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारा खर्चे की प्रवृत्ति है वो जो है मतलब अधिक प्रोडक्टिव हो रहा है, उत्पादक हो रहा है। ठीक है, एकदम बेसिक सा सवाल है, ये इसी साल के जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसी के संदर्भ में है, मतलब 2024 के लिए जो आर्थिक सर्वेक्षण जुलाई में आया है उसी से संबंधित ये ग्राफ बनाकर आपको दिया गया है। इसमें एक चीज जो आपको और मतलब ध्यान में, जो प्रश्न में नहीं पूछा गया, जो आपको ध्यान में रखना है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 है वो कहता है कि जो फिस्कल डेफिसिट का, जो राजकोषीय घाटे का वैश्विक ट्रेंड है ना, वो नेगेटिव रहा है, मतलब उस वहां पर ऋण का बोझ बढ़ रहा है, भारत उसका विपरीत है। तो ये भी एक आपसे एक स्टेटमेंट दे सकता है कि वैश्विक ट्रेंड जो रहा है फिस्कल डेफिसिट का बढ़ता हुआ दिख रहा है, वहीं भारत में जो है फिस्कल कंसोलिडेशन दिख रहा है, या इसका उल्टा करके कुछ भी दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत में जो है फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है, ऋण बोझ कम हो रहा है। ठीक है, और वैश्विक ट्रेंड जो है वैश्विक स्तर पर जो है ये बढ़ रहा है, तो ये भी ध्यान में रखना है। ये जो इस बार का आर्थिक सर्वेक्षण है उसी से संबंधित रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों स्टेटमेंट सही है, विकल्प सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ये देखो मतलब बेसिक एक मैंने इमेज आपके साथ शेयर कर दिया है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का बेसिक चीजें जो है एक बार रिकॉल कर लेना, मतलब जो भी आप क्वेश्चंस लगा रहे हो उससे पहले जो बेसिक चीजें हैं थोड़ा सा ध्यान में रहना चाहिए। अगर ये आपको ध्यान में होगा तो पिछले सवाल में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगले सवाल पर आइए, प्रश्न संख्या 9।
प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बैंकिंग क्षेत्र में लगातार उच्च ऋण जमा अनुपात सीडीआर के परिणाम को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो से संबंधित है। पहला स्टेटमेंट है ऋण प्रवाह को संतुलित करने के लिए बैंकों द्वारा जमा राशि में वृद्धि। ठीक। दूसरा स्टेटमेंट है निरंतर ऋण उपलब्धता के माध्यम से बेहतर आर्थिक समृद्धि। तीसरा है तरलता जोखिम लिक्विडिटी रिस्क में वृद्धि और आहरण मांगों को पूरा करने में संभावित चुनौतियां। और चौथा है उच्च ब्याज आय के कारण बैंकों की लाभप्रदता में वृद्धि। ठीक है। कह रहे हैं कौन निश्चित तौर पे कह सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो सीडीआर है वो होता क्या है। सीडीआर होता है, ये देखो, जो ऋण जमा अनुपात सीडीआर, इसको सिंपल में सीडी भी कहते हैं, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, सीडी अनुपात या क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो सीडीआर। ठीक है। ये बताता है कि जो बैंकों का जो अपना जमा है उसका कितना जो बैंकों को में जमा है पैसा, उसका कितना प्रतिशत जो है ऋण के रूप में बैंक दे रहा है। तो बैंक के जो आप समझ लो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है बैंक के फाइनेंशियल हेल्थ को समझने के लिए। ठीक। इतना बेसिक चीज पता होना चाहिए कि क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो सीडीआर होता क्या है। तो इस सवाल में कुछ नहीं था, बस आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो होता है कि बैंक का कुल जमा में से कितना प्रतिशत, उसका कितना हिस्सा ऋण के रूप में दे रहे हैं। अब अगर ये कह रहा है कि लगातार बैंकिंग क्षेत्र में हाई, अगर सीडी का वैल्यू जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है इसका वैल्यू हाई बना हुआ है तो क्या होगा, इसका मतलब सबसे अच्छा परिणाम कौन होगा, मतलब सबसे अच्छा संभावित प्रभाव कौन सा होगा। देखो पहला वाला देखो, ऋण प्रवाह को संतुलित करने के लिए बैंकों द्वारा जमा राशि में वृद्धि। अब ऋण प्रवाह, ऋण दे ही रहे हैं, ये निश्चित तौर पर इस तरह की चीजें नहीं कही जा सकती है कि ये चीज होगा ही। बैंक इस प्रकार का प्रयास कर सकता है बट इसकी गारंटी नहीं है कि ये एकदम से डायरेक्टली कहीं से इन्फॉर्म नहीं होता है, तो ये वाला नहीं होगा। दूसरा देखो, और ये वाला इसको ऐसे भी समझो कि अगर बैंक मतलब जो अपना ऋण प्रवाह को संतुलित करने के लिए जो जमा राशि में वृद्धि करेंगे तो सीडी अनुपात तो कम हो जाएगा ना। ठीक है। तो ये डायरेक्टली कहीं नहीं जुड़ता है। दूसरा वाला देखो, निरंतर ऋण उपलब्धता के माध्यम से बेहतर आर्थिक समृद्धि। तो ये चीज है कि मतलब आर्थिक समृद्धि के लिए ऋण उपलब्धता, अर्थव्यवस्था में ऋण उपलब्धता महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन इस पे बहुत सारे अन्य तथ्य भी, बहुत सारे अन्य कारकों पर भी निर्भर करेगा ये कि ऋण का उपयोग कैसा हो रहा है, प्रोडक्टिव चीजों में हो रहा है कि नहीं, मतलब या सिर्फ मतलब उपभोग के लिए किया जा रहा है या उत्पादक गतिविधियों में ऋण का उपयोग किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि अगर ऋण का जो सीडी रेशियो है यानी कि ऋण अधिक दिया जा रहा है तो वो आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा ही देगा। इनफैक्ट इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है, एक तनाव वो भी हो सकता है। तो ये वाला भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है। चौथा देखो, उच्च ब्याज आय के कारण बैंकों की लाभप्रदता में वृद्धि। ये भी होगा कि उच्च ब्याज, अगर अधिक अपने जमा का अधिक भाग जो है बैंक ऋण के रूप में दे रहा है तो डेफिनेटली उसको ऋण पर जो ब्याज मिलेगा उससे बैंकों की लाभप्रदता तो बढ़ेगी, लेकिन इससे एनपीए संकट, ऋण के खराब होने का भी तो तनाव रहेगा ना। तो एकदम से बहुत ज्यादा मतलब है नहीं, बात सही है लेकिन एकदम परफेक्ट टाइप का नहीं है। तीसरा वाला देखो, तरलता जोखिम लिक्विडिटी रिस्क में वृद्धि और आहरण मांगों को पूरा करने में संभावित चुनौतियां। ये बिल्कुल सही है। आंसर जो है विकल्प सी ही होगा कि अगर बैंकों के पास अधिक मतलब जो सीडी रेशियो का वैल्यू काफी हाई है तो तरलता जोखिम होगा, लिक्विडिटी रिस्क में वृद्धि होगी। और मतलब मान लो कि एक बड़ा पार्ट अपना, मान लो कि कोई बैंक जो है अपना 90% दे रखा है और 90% जो जमा है उसको ऋण के रूप में दे रखा है, और किसी टाइम अगर मतलब जो है ऋण बहुत सही से, मतलब कुछ ऋण एनपीए हो जाते हैं और सडनली विथड्रॉल डिमांड्स, जो आहरण मांग है, जिन लोगों ने पैसा जमा कर रखा है वो मांगते हैं, तो एक लिक्विडिटी क्रंच की स्थिति बैंकों में आ सकती है। ये सबसे परफेक्ट तरीके से इसको मतलब ध्यान में रखना है। ये सबसे मतलब जो बढ़िया एक्सप्लेनेशन है हाई सीडी रेशियो का, वो विकल्प सी जो है आपका, और यही उत्तर होगा। ठीक है।
यहाँ पे एक दो चीजें और ध्यान में रखना है कि ये सवाल आपसे पूछा क्यों गया है। देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, आरबीआई द्वारा मतलब इस पे कहा गया है कि थोड़ा सा बैंकों को जो है अपने सीडी रेशियो में मतलब ये करना चाहिए, ठीक करना चाहिए। अब एक दो बेसिक चीजें और आप ध्यान में रख सकते हैं कि हाई मतलब जो उच्च सीडी रेशियो है, इसका कारण बैंक में दो ही चीज होता है, एक तो ऋण दे रहा होगा और जमा ले रहा होगा। कभी भी आपको बेसिक में भी पूछ सकता है ऐसे, तो या तो इसका जमा घट रहा है या ऋण बढ़ रहा है, तभी हाई सीडी रेशियो होगा। आरबीआई का एक गाइडलाइंस भी आया है, आरबीआई का मतलब इसमें कहा गया है कि बैंकों को सीधे सीधे निर्देश दिया गया है कि आप अपना सीडी रेशियो कम करो। ये 2005 के बाद अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है और 2020 सितंबर 2021 से निरंतर बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब लगातार बढ़ ही रहा है, इसी कारण ये चर्चा में रहा था। इस चीज को ध्यान में रखना। एक और फैक्ट जो है आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं कि 75% से अधिक सीडी रेशियो वाले, मतलब कि बैंकों का जो जमा है उसका 75% से अधिक जो सीडी रेशियो है, वो 75% बैंक जो है वो निजी बैंक है। ठीक, 75% से अधिक सीडी रेशियो वाले, 75% से अधिक सीडी आर वाले बैंक जो हैं वो 75% बैंक निजी हैं। मतलब वैसे बैंक जिनका जो सीडी रेशियो 75% से अधिक है, उसमें से 75% बैंक जो है निजी हैं। ये भी एक फैक्ट के रूप में आप ध्यान में रखेंगे। स्पष्ट है? अगले प्रश्न पर बढ़ें। ये ट्रेंड जो मतलब इसके सीडी रेशियो के संदर्भ में उसका ग्राफ है, इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न पर बढ़िए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। देखिए आपकी स्क्रीन पर है ये मतलब एलटीसीजी के बारे में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के संदर्भ में, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के संदर्भ में है। एआर टाइप का सवाल है, एसेरेशन रीजन टाइप सवाल है। दो स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट है सूचीकरण इंडेक्सेशन का प्रावधान एलटीसीजी की कर योग्य राशि को कम करता है। ठीक। दूसरा कह रहा है सूचीकरण मुद्रास्फीति के अनुरूप परिसंपत्तियों के अधिग्रहण की लागत को समायोजित करता है। अब देखो ये बेसिक, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पूंजीगत लाभ कर है क्या। सबसे जो पूंजीगत वस्तुओं में मतलब जो प्रॉफिट कमाते हैं, जो भी कैपिटल एसेट्स में निवेश करते हैं और उसमें जो लाभ कमाते हैं, उस पर उसको क्या कहते हैं, कैपिटल गेन, पूंजीगत लाभ। और उस पर जो कर आरोपित किया जाता है उसको कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं, पूंजीगत लाभ कर कहते हैं। बेसिक आपको पता होगा। और पूंजीगत लाभ कर की अगर बात की जाए तो इसको दो पार्ट में हम बांट सकते हैं। अगर हम पूंजीगत लाभ कर की बात करें तो एक तो हो जाएगा शॉर्ट टर्म एसटीसीजी और एलटीसीजी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होगा कि ये 1 साल से कम, 1 ईयर से कम अवधि के लिए है। और ये जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है 1 साल से अधिक अवधि के लिए। यानी कि कोई भी पूंजीगत परिसंपत्ति को आपने 1 साल से कम की अवधि खरीदा और 1 साल से कम की अवधि में बेच दिया तो उस पर जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। और 1 साल से अधिक अवधि तक आपने अपने पास रखा और फिर बेचा है तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। ठीक, यह बेसिक चीजें हैं, उसको ध्यान में रखना है। अब दूसरा जो ये सवाल पूछा गया है वो इस बार के बजट में घोषणा, जो बजट 2024-25 था, जो जुलाई में पारित हुआ, जुलाई में आया था, उसमें कहा गया है कि जो सूचीकरण को समाप्त कर दिया गया। तुरंत बजट में घोषणा थी कि सूचीकरण को समाप्त किया गया। हालांकि आगे चलकर क्या किया गया कि इसको वापस, इस घोषणा को वापस लिया गया और उसमें एक प्रावधान किया गया है सूचीकरण के साथ। और सूचीकरण के जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, दीर्घावधि पूंजीगत आयकर है, उसको उसके लिए 2 तरह का स्लैब बना दिया, एक इंडेक्सेशन के साथ और इंडेक्सेशन के बिना। अब यहां पे आपको फिर से एक बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए कि ये इंडेक्सेशन होता क्या है, सूचीकरण होता क्या है। तो इंडेक्सेशन का प्रावधान जो है एलटीसीजी, पहला वाला स्टेटमेंट को छोड़ो, दूसरे वाले में आओ। सूचीकरण मुद्रास्फीति के अनुरूप किसी परिसंपत्ति के अधिग्रहण की लागत को समायोजित करता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, यही है इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन का प्रावधान कहता है, मान लो कि आपने कोई परिसंपत्ति खरीदी, उसमें मुद्रास्फीति के कारण तो नुकसान भी होगा ना, तो
इंडेक्सेशन मुद्रास्फीति को समायोजित करता है, उस पर उसमें आपके लाभ को, जो भी कैपिटल गेन होगा उसको मुद्रास्फीति के साथ समायोजित करता है। अब मुद्रास्फीति के साथ यदि समायोजित करेगा तो आपका लाभ कम दिखेगा, और अगर आपका लाभ कम दिखेगा तो आपको लाभ पे जो कर देना है, जो पूंजीगत लाभ हुआ वो कम हुआ तो उस पर कर भी आपको कम देना है। बस यही है, इंडेक्सेशन मुद्रास्फीति के साथ लाभ को समायोजित करता है पूंजीगत वस्तुओं पर। बेसिक सा फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये वाला स्टेटमेंट सही है। और अब जब हमने इसके कॉन्सेप्ट को समझ लिया कि समायोजित कर रहा है, उसको समायोजित कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली जो ओवरऑल आपका कैपिटल गेन है कम है, तो कैपिटल गेन कम है तो कैपिटल गेन टैक्स भी कम होगा। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, और इसका सूचीकरण क्या करता है, एलटीसीजी की कर योग्य राशि को कम करता है। स्पष्ट है। और दूसरा वाला जो है एक्सप्लेनेशन है, सूचीकरण मुद्रास्फीति के साथ कैपिटल एसेट्स के जो भी जिस भी टाइम में आप होल्ड करते हैं उसको अपने पास रखते हैं, उसके साथ मुद्रास्फीति को समायोजित करता है। दोनों स्टेटमेंट सही है, एक्सप्लेनेशन सही है, विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। बजट में पहले तो घोषणा की गई थी इंडेक्सेशन को समाप्त करने का, अब आगे क्या किया गया कि मतलब एक तरह से दो स्लैब टाइप का दिया गया। इंडेक्सेशन के साथ जो है आपको 20% कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, और विदाउट इंडेक्सेशन जो है आपको 12.5% कैपिटल गेन टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 आपकी स्क्रीन पर देखिए। ये जो है मतलब 3 स्टेटमेंट दिया गया है, और एक तरह से ये डी डॉलराइजेशन पे, मतलब डॉलर पर जो भारत की निर्भरता है उसको कम करने से संबंधित है। पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सा उपाय भारत की अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने में मदद कर सकता है। पहला है रुपया मूल्य वर्गित, रूपी डिनोमिनेटेड अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड जारी करना। दूसरा है अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय स्वैप व्यवस्था पर हस्ताक्षर करना। और तीसरा है अनिवासी व्यक्तियों के लिए रुपया खाता खोलने को प्रोत्साहित करना। देखो, डी डॉलराइजेशन या मतलब डॉलर पर निर्भरता कम, निर्भरता को कम, यानी कि डॉलर की का उपयोग कम करना। तो कौन सा ऐसा व्यवस्था है जिससे डॉलर की उपयोगिता कम होगी? रुपया मूल्य वर्गित, रूपी डिनोमिनेटेड इंटरनेशनल बॉन्ड जारी करना। आपने सुन रखा होगा मसाला बॉन्ड, ये क्या है? यही है रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड है। मतलब कि आप जो बॉन्ड अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत द्वारा जो भारतीय कंपनियों द्वारा बॉन्ड जारी किया जाएगा, उसको जो है रुपये में आपको जब भी मैच्योरिटी होगी, बॉन्ड मैच्योर होगा, तो उसको रुपये में उसका भुगतान किया जाएगा। तो यानी कि रुपया जो विनिमय दर, अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के साथ जो विनिमय दर है, वो उसका प्रभाव इस बॉन्ड पे बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। ठीक, इससे भारतीय रुपये की क्या फायदा क्या मिलेगा? भारतीय रुपये की स्वीकार्यता बढ़ेगी। तो डेफिनेटली अगर भारतीय रुपये में ही हम बॉन्ड जारी कर रहे हैं और उसी में हम भुगतान कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारी अंतर्राष्ट्रीय करेंसी या जो डॉलर है उस पर हमारी निर्भरता कम होगी। तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय स्वैप समझौता, स्वैप व्यवस्था। आप देखो हाल के दिनों में भारत कई देशों के साथ, अभी थोड़े दिन पहले मलेशिया के साथ किया है, अलग अलग देशों के साथ ये जो बायलैटरल स्वैप करते रहे, करेंसी स्वैप की व्यवस्था करते रहता है। इसके तहत क्या है कि दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय करेंसी में नहीं, अपनी करेंसी में मतलब व्यापार करेंगे। मतलब भारत को अगर मलेशिया से कुछ चीज सामान लेना है तो भारत मलेशिया करेंसी में पे करेगा, और मलेशिया को अगर भारत से कुछ लेना है तो भारतीय करेंसी में पे करेगा। दोनों के बीच जो एटलीस्ट उतना व्यापार तो किया ही जा सकता है जो कि दोनों में कॉमन है, उस लेवल तक का व्यापार तो करेंसी स्वैप के आधार पर किया ही जा सकता है। तो इससे भी क्या होगा कि डॉलर पर निर्भरता कम होगी। तो बिल्कुल सही है ये भी। तीसरा देखो, अनिवासी व्यक्तियों के लिए रुपया खाता खोलने को प्रोत्साहित करना। हाल ही में आरबीआई ने मतलब इसको दिया है कि जो ओवरसीज इंडियंस हैं, जो भारत से बाहर रहते हैं, उनके लिए रुपीज इंडियन रुपीज वाला जो है अकाउंट खोलने का व्यवस्था करना। इससे क्या होगा कि अगर इंडियन रुपीज अकाउंट होगा तो वो जो भुगतान करेंगे इंडियन रुपीज के संदर्भ में करेंगे, तो डॉलर पर फिर से निर्भरता कम होगी। ये भी जो है डॉलर पर निर्भरता कम करेगी। ये रिसेंट वाला इसी के संदर्भ में पूछा। देखो दो ये सवाल, यानी कि ये तीनों सही है, विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब ये सवाल पूछा क्यों? अगर आप न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे होगे तो दो चीजें आई होंगी। एक तो जैसे ही अभी जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कहा कि एक ब्रिक्स करेंसी की बात हो रही। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई इनिशिएटिव लिया जाएगा जो कि डॉलर की महत्ता को कम कर रहा है और ब्रिक्स करेंसी जैसी कोई बात की जाएगी, तो वो जो ब्रिक्स देश हैं उस पर 100%
30% ड्यूटी लगाएंगे, प्रशुल्क चार्ज करेंगे। तो एक काफी सख्त उनके तरफ से स्टेटमेंट आया था प्रेसिडेंट का, मतलब समझ लो पदवी ग्रहण करने से पहले ही। तो इसके कारण भी डी डॉलराइजेशन चर्चा में रहा, रिसेंट टाइम में काफी चर्चा में रहता। और दूसरा इसके कारण कि जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं उनके लिए जो है रुपया वाला खाता खोलने के लिए, रुपये आधारित खाता खोलने की जो बात अभी आरबीआई द्वारा की गई है, मंजूरी दी गई है, उसके कारण पूछा गया है। आसान प्रश्न है, बेसिक। अगर आपको मतलब डी डॉलराइजेशन, डॉलर पे भारत की निर्भरता कम, इन सब से डॉलर पर निर्भरता कम होगी। ये देखो उसी पे है ग्लोबल डी डॉलराइजेशन ट्रेंड्स, इसी के बारे में अलग अलग चर्चा किया गया है। देखो भारत का जो है मलेशिया के साथ है, इधर से चाइना, अलग अलग देश जो है डॉलर से, मतलब डॉलर की जगह पर जो है अन्य करेंसीज में व्यापार करने को तरजीह दे रहे हैं। ठीक है, करेंसी स्वैप, मतलब करेंसी स्वैप को यहाँ समझाया गया है बढ़िया। करेंसी स्वैप कुछ नहीं है, टिपिकली जो मतलब दो देश जो हैं, दो कंपनी, दो देश जो हैं अपनी स्थानीय मुद्रा में जब व्यापार करेंगे वही करेंसी स्वैप है। वहाँ यहाँ पर उसकी व्यवस्था को इसको थोड़ा विस्तार से समझाया गया है। आप एक बार देख लेना, इसमें कुछ भी नहीं, बहुत आसान सा मतलब ये इमेज है, इमेज देख लोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। ये देखो, ये जो है आपको जीएसटी काउंसिल के बारे में है और एआर टाइप का प्रश्न है, एसेरेशन रीजन टाइप का सवाल है। पढ़िए प्रश्न। पहला कथन है, वस्तु एवं सेवा कर परिषद जीएसटी काउंसिल में किसी प्रस्ताव को तभी स्वीकृति दी जा सकती है जब उसे सभी राज्यों का समर्थन प्राप्त हो, फिर चाहे इस पर केंद्र का रुख कैसा भी हो। दूसरा है, सभी राज्यों के मतों का संयुक्त भारांक केंद्र के मत के भारांक से अधिक है। और वही एआर टाइप का सवाल। अब देखो जीएसटी काउंसिल के बारे में अगर आपको बेसिक पता होगा तो आप ये सवाल इजीली कर सकते थे। पहला कह रहा है जीएसटी काउंसिल में जो है किसी प्रस्ताव को तभी स्वीकृति दी जा सकती है जब उसे सभी राज्यों का समर्थन प्राप्त हो, फिर चाहे इस पर केंद्र का रुख कैसा भी हो। ये गलत है। कैसे गलत है? जो अगर आपको जीएसटी काउंसिल में भारांश, सभी राज्यों का भारांश और जो संघ की सरकार है उसका भारांश का पता हो तो ये आप इजीली कर सकते हो। सभी राज्यों का जो है भारांश कितना है इसमें, 66.67%, और जो संघ की सरकार है उसका भारांश है 33.33%। ठीक है, अब जब सभी राज्यों का संयुक्त भारांश मिलाकर कितना है 66.67% और संघ की सरकार का है 33.3%। निर्णय लेने के लिए कितना चाहिए? निर्णय लेने के लिए जो है 75%, 3/4 चाहिए, 3/4 या 75% वोट चाहिए, इस पे मत चाहिए। अब किसी, अगर सारे राज्य एक तरफ भी हो जाएं तो भी कितना वोट आएगा, 66.67% ही। रेस्ट 33% में से कम 12%, 10%, 8% तो चाहिए 75% होने के लिए। तो सभी राज्य अगर एक मत भी हो जाए तो भी संघ की सहमति के बिना ये नहीं हो सकता है। ठीक है, सभी इसमें जो है चाहे इस पर केंद्र की सरकार का रुख कैसा भी हो, ये गलत है। केंद्र की सरकार की सहमति के बिना, सभी राज्यों की सहमति के बावजूद भी कोई भी निर्णय नहीं हो सकता है जीएसटी काउंसिल में। क्लियर? अब ये वाला स्टेटमेंट गलत है तो स्वतः हमारा आंसर डी हो जाएगा, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट तो सही है। सभी राज्यों के मतों का संयुक्त भारांक, वेटेज केंद्र के मत के भारांक से अधिक है। वही चीज मैंने यहां आपको बताया है। स्पष्ट है? कुछ चीजें यहां पे आप ध्यान में रख लीजिएगा। जो जीएसटी काउंसिल है, इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? जो बेसिक चीज है 279A। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था? 101वां अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम, और ये 2016 में पारित हुआ था। और एक चीज और कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऑफ कोर्स संविधान संशोधन और संविधान में इसके संबंध में स्पष्ट प्रावधान किया गया है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आसान प्रश्न था, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये जीएसटी जो काउंसिल है उसके कंपोजिशन थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 70, ये जो मैंने बताया 75% वोट चाहिए, 2/3 वेटेज, 1/3 जो है सेंटर के पास है, 1/3 जो है, और 2/3 जो है राज्यों के पास है। और इसका जो अध्यक्ष होगा, जो संघीय वित्त मंत्री होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं।
जो संघ में जो राज्य स्तर का वित्त मंत्री होता है वो भी इसका सदस्य होगा। सभी राज्यों के जो वित्त मंत्री होंगे या अन्य जो मंत्री होगा जो राज्य सरकार द्वारा बताया जाएगा, निर्देशित किया जाएगा, वो होगा। ठीक है, तो कंपोजिशन के बारे में भी कभी आपसे बेसिक अगर एक स्टेटमेंट बनाना चाहे तो इस तरह से पूछ सकता है। अगले प्रश्न पर बढ़ें। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, देखिए आपकी स्क्रीन पर है। यहां पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा काल्पनिक परिदृश्य भारतीय अर्थव्यवस्था में उत्क्रमी शुल्क संरचना, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का प्रतिनिधित्व करता है। पहला है सौर पैनलों पर आयात शुल्क सौर पैनलों के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल पर लगने वाले शुल्क से कम, कच्चे कपास पर जीएसटी की दर सूती परिधानों पर जीएसटी दर से अधिक, मोबाइल फोन पर आयात शुल्क उनके घटकों पर लगने वाले शुल्क से अधिक। कुछ नहीं है, देखो बस आपको अगर ये पता है कि ये जो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिया गया इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में, अगर आपको ये पता है कि ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है, नाम से जाहिर है जीएसटी में इसकी काफी चर्चा है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर मतलब एक तरह से लॉजिकल समझो, उल्टा टाइप का है। बेसिक आपने पढ़ा ही होगा इसके बारे में कि जो फाइनल गुड्स है ना उस पर कम टैक्स लग रहा है और जो मध्यवर्ती गुड्स हैं या जो उसके लिए रॉ मटेरियल्स हैं उस पर अधिक कर लग रहा है। ठीक है, जीएसटी में इस तरह का प्रावधान किया गया है, इस तरह का प्रावधान है। ठीक, और इसके लिए जीएसटी में उसको ये भी जीएसटी में छूट भी मिलती है। मतलब सॉरी इसमें जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है इसमें जो बेसिक सा रिपीट कर रहा हूं वही बात जीएसटी स्ट्रक्चर में, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में जो अंतिम वस्तु है उस पर अधिक कर, उन अंतिम वस्तु पर कम कर लग रहा है, मध्यवर्ती वस्तु पर अधिक कर लग रहा है। अंतिम वस्तु पर कम ड्यूटी, कम इंपोर्ट ड्यूटी लग रहा है। ठीक है, और जो मध्यवर्ती या रॉ मध्यवर्ती पर अधिक ड्यूटी लग रहा है। यही है, बस इतना बेसिक पता होना चाहिए, आप इजीली इसको कर सकते हो। अब देखो इसमें क्या है, पहला वाला देखो, सौर पैनलों के पर आयात शुल्क सौर पैनलों के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल पर लगने वाले शुल्क से कम है। मतलब कि फाइनल गुड्स क्या है, सौर पैनल, जो सोलर पैनल है उस पर कम लग रहा है और जो उसको बनाने वाला इंटरमीडिएट रॉ मटेरियल्स है उस पर ज्यादा लग रहा है। तो डेफिनेटली ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। कच्चे कपास पर जीएसटी दर सूती परिधानों पर जीएसटी दर से अधिक। कच्चे कपास पर मतलब मध्यवर्ती, सूती कपड़ा बन गया फाइनल गुड्स, कच्चा कपास मध्यवर्ती गुड या रॉ मटेरियल उस पर ज्यादा लग रहा है, डेफिनेटली इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का है। अंतिम देखो, मोबाइल फोन पर आयात शुल्क उनके घटकों पर लगने वाले शुल्क से अधिक है। मोबाइल फोन पर अधिक लग रहा है, मतलब कि फाइनल गुड्स पर अधिक लग रहा है, मध्यवर्ती गुड्स पर कम लग रहा है। तो ये गलत है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का एग्जांपल नहीं है। पूछ रहा है कौन सा सही है, तीसरा नहीं है तो विकल्प सी, 1 और 2 आसान है, इसमें कुछ सोचना नहीं था। अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 14 देखिए आपकी स्क्रीन पर है। ये कह रहा है कि इसमें आपको कंपनियों के बारे में मतलब ये दिया है, कौन सी पद्धति, 4 प्रोसेस दिया गया है और आपसे पूछा गया है मतलब जितना भी मतलब ये प्राइमरी मार्केट से संबंधित है, प्राइमरी मार्केट के टूल्स के बारे में यहां पे चर्चा किया गया है, वही आपसे पूछा गया है। पढ़िए प्रश्न। प्रश्न जो है, कौन सी पद्धति कंपनियों को मौजूदा शेयर धारकों को रियायती शुल्क, डिस्काउंटेड प्राइस पर अतिरिक्त शेयर देकर पूंजी जुटाने की अनुमति देती है। ठीक है, पहला है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव। दूसरा है अधिकार निर्गमन, राइट्स इशू। तीसरा है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, प्राथमिकता के आधार पर निर्गमन, अधिमान्य आवंटन। चौथा है व्यक्तिगत निर्गमन, प्राइवेट प्लेसमेंट। अब देखो ये जितना भी है ना ये प्राइमरी मार्केट टूल्स है। सबसे पहले तो ये प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या, बेसिक चीज आपको पता होगा। प्राइमरी मार्केट, कोई कंपनी जब पहली बार अपने शेयर को मार्केट में लाएगी, जारी करती है, तो उसको प्राइमरी मार्केट कह रहे होते हैं। सेकेंडरी मार्केट जो मतलब कि ऑलरेडी जो शेयर इशू है उनका जब व्यापार होता है तो वो सेकेंडरी मार्केट। बेसिक डिफरेंस आपको प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में पता होना चाहिए। ये जितने भी टूल्स हैं ये क्या है, प्राइमरी मार्केट है, यानी कि नया शेयर जारी करने के बारे में है। ठीक, अब कह रहा है शेयर धारकों को रियायती मूल्य पर अतिरिक्त
अतिरिक्त शेयर देकर पूंजी जुटाने की अनुमति देता है कंपनी मौजूदा शेयर धारकों को। ठीक है, अब देखो पहला वाला जो है आईपीओ जो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है, ये तो पहली बार कंपनी द्वारा जब अपना स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करके अपना शेयर जारी किया जाता है उसको आईपीओ कहते हैं। बहुत एकदम बच्चा वाला बात है, तो इसको तो एकदम एलिमिनेट कर सकते हैं, आईपीओ तो एकदम से नहीं हो सकता है। तीसरा देखो प्राथमिकता के आधार पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट क्या होता है? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मतलब पब्लिक में नहीं दिया जाता है, ये मतलब किसी को भी दिया जा सकता है। इसमें देखो कंडीशन दे रहा है कि मौजूदा शेयर धारकों को, जरूरी नहीं है। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मौजूदा शेयर धारकों को भी दिया जा सकता है और मौजूदा शेयर धारकों को नहीं भी दिया जा सकता है। जल्दी में कंपनी को पैसा चाहिए होता है तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का टाइम कम लगता है, जो नॉर्मल मतलब शेयर जारी करने में जो खर्चा है वो कम होता है, तो अपने हिसाब से कंपनी फंड अतिरिक्त फंड जुटाने के लिए प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर सकती है। ये किसी मौजूदा शेयर धारकों को भी दे सकती है, अन्य जो मतलब स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के लिए भी दे सकती है, जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उसको भी दे सकती है, किसी को भी दे सकती है ये। तो इसमें भी ये भी जरूरी नहीं है कि मौजूदा, इसमें कह रहा है मौजूदा शेयर धारकों को, तो जरूरी नहीं, हो सकता है मौजूदा, निश्चित नहीं है कि मौजूदा शेयर, अन्य को भी मिल सकता है। ठीक, चौथा देखो प्राइवेट प्लेसमेंट, जो व्यक्तिगत निर्गमन। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? प्राइवेट प्लेसमेंट होता है कि एक कंपनी, विशेष करके ये जो प्रचलित है ये स्टार्टअप्स वगैरह के संदर्भ में ज्यादा पॉपुलर है, कि कोई कंपनी जो है प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से सीधे पब्लिक में सार्वजनिक नहीं करेगी अपने शेयर को, कुछ मतलब लोगों को अपने मतलब जो उसका स्टार्टअप्स है, जो कंपनी है, उसमें निवेश के लिए ऑफर कर सकती है। इससे पब्लिक करने से मतलब जो अपने शेयर को पब्लिक करने से बच जाती है। आमतौर पर इसका प्रयोग जो है जो न्यू स्टार्टअप्स है उसके द्वारा किया जाता है, उनको फंड जुटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें भी कहीं पर भी ऐसा नहीं है, ये बिना मतलब समझ लो, इसमें कहीं पर ऐसा नहीं है कि मौजूदा शेयर धारकों का, कंडीशन नहीं है ऐसा। ठीक, दूसरा जो है राइट्स इशू, ये यही है। राइट्स इशू क्या करता है कि थोड़े सस्ते दर पर मतलब जो ऑलरेडी शेयर धारक हैं कंपनी के, उसको अतिरिक्त शेयर दे देते, जो ऑलरेडी शेयर धारक हैं उन्हीं को और शेयर दे रहा है, थोड़ा डिस्काउंटेड रेट पे शेयर दे रहा है और उससे अतिरिक्त फंड जुटा रहा है, इसी को राइट्स इशू कहते हैं। तो हमारा उत्तर जो होगा वो राइट्स इशू हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी जो है हमारा उत्तर होगा। बेसिक प्राइमरी मार्केट के जो टूल्स हैं उस पर आधारित है, मतलब कहीं दिक्कत नहीं। बेसिक आपने अगर मतलब प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट के बारे में पढ़ा होगा, प्राइमरी मार्केट टूल्स के बारे में पढ़ा होगा, तो ये सवाल करने में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, वही एक इमेज है प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट। देख लो प्राइमरी मार्केट सीधे कंपनी से जा रहा है, जो इन्वेस्टर है उसके पास, यहां घूम के आ रहा है सेकेंडरी मार्केट में, ऑलरेडी जो शेयर बाहर है मतलब दिया हुआ है उससे संबंधित है। आईपीओ राइट्स इशू, इसके बाद राइट इशू का जो डिफिनेशन है वो आप एकदम हूबहू डिफिनेशन ही दिया हुआ है प्रश्न में, तो आपको इसको भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 54, देखिए आपके स्क्रीन पर है। इसमें आपको मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन से संबंधित ये प्रश्न है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत में मौद्रिक नीति संचरण, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन की प्रभावशीलता को अवरुद्ध कर सकते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन को अवरुद्ध कर सकते हैं। 3 दिया गया है। पहला है बैंकिंग क्षेत्र में गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, एनपीएज का उच्च स्तर। दूसरा है लघु बचत योजनाओं पर उच्च ब्याज दर। ठीक है, और तीसरा है आपको बैंकों के लिए बाह्य बेंचमार्क आधारित उधार दरें। और पूछा गया है कौन सा सही है। देखो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन होता क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है कि जो केंद्रीय बैंक है भारत के संदर्भ में आरबीआई, ये जो अपना मतलब मॉनेटरी पॉलिसी में कोई भी चेंज लाती है, जो नीतिगत दरें हैं उसमें बदलाव करती है, कम ज्यादा करती है, तो उसका प्रभाव जो है अर्थव्यवस्था पर, इन्फ्लेशन पर पड़ रहा है कि नहीं, मतलब उस पर कम ज्यादा हो रहा है या नहीं, सीधा उसका प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं। तो जो
केंद्रीय बैंक है, जो ऐसे समझो आरबीआई, आरबीआई अपनी पॉलिसीज रेट को बदल रही है, तो बैंकों को भी उसके अनुरूप अपने जो दरें हैं, ब्याज दरें हैं, उसको बदलना चाहिए। वो बदलेंगे तभी इसका प्रभाव जो है अर्थव्यवस्था पर दिखेगा। तो आप, ये मॉनेटरी पॉलिसी का बेसिक हो गया कि मॉनेटरी पॉलिसी और उसका ट्रांसमिशन आरबीआई ने चेंज किया, बैंकों को चेंज करना चाहिए। बैंक चेंज कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बैंक चेंज करेंगे उस अकॉर्डिंग, तभी उसका इंपैक्ट अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर दिखेगा। और जब अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर दिखेगा, इसी को मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन कहते हैं। स्पष्ट है? इतना बेसिक समझ आपके पास होना चाहिए इसके लिए। अब देखो कि कह रहा है कि कौन सा उसको बाधित करेगा। पहला देखो, प्रभावशीलता को अवरुद्ध करेगा मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन का। बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए का उच्च स्तर, अगर एनपीए हाई रहेगा, बैंकिंग क्षेत्र में अगर एनपीए का उच्च स्तर है, तो बैंक चाह कर भी बहुत ज्यादा, बैंकों पर बहुत दबाव होगा, चाह कर भी जो है मॉनेटरी पॉलिसी के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर मान लो कि फॉर एग्जांपल एक लोग कि आरबीआई ने अपनी नीतिगत दरों को कम किया है, ठीक है, तो उसका ट्रांसमिशन दिखने के लिए बैंकों को भी उसके अकॉर्डिंग चेंज करना चाहिए। लेकिन बैंक ऑलरेडी दबाव में है, ठीक है, एनपीए का अतिरिक्त दबाव है, तो वो चीज बैंक चाह कर भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो एनपीए का उच्च स्तर जो मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन है उसको प्रभावित करेगा। दूसरा, लघु बचत योजनाओं पर उच्च ब्याज दरें। लघु बचत योजनाएं क्या होती है? आपने पीपीएफ के बारे में सुना होगा। जो इसके पीपीएफ के अलावा जो नेशनल सेविंग स्कीम्स होता है, इस तरह की जो मतलब सेविंग स्कीम्स है, इसमें क्या होता है कि आमतौर पर जो बैंकों से ज्यादा ब्याज दर देते हैं, सुन रखा होगा आपने कि पीपीएफ में ज्यादा ब्याज दर है, जो राष्ट्रीय बचत योजना है उसमें ज्यादा ब्याज दर है। तो जो ग्राहक हैं वो बैंकों में जमा करने के बजाय कहाँ चले जाएंगे? इसमें। इसका एग्जाम्पल जो है ये पीपीएफ फॉर एग्जाम्पल समझ लो। ये क्या करेंगे कि इसमें पैसा निवेश करेंगे, बैंक में निवेश नहीं करेंगे। अब बैंक में निवेश नहीं करेंगे तो बैंक के पास फंड का एक तरह से क्रंच हो जाएगा। तो जो ओवरऑल मतलब बैंक को कंपटीशन बनाए रखने के लिए जो ब्याज दर देना पड़ेगा, जमाओं पर जो ब्याज दर देना पड़ेगा, एक दूसरे से कॉम्पीट करेंगे लोग, कहाँ पे पैसा जमा करेंगे? जहां उनको ज्यादा बेहतर रिटर्न मिलेगा। अब चूंकि इससे क्या होगा कि बैंकों को अपना ब्याज दर बढ़ाना पड़ेगा, मतलब जो इंटरेस्ट देंगे जमा पर, वो अगर इंटरेस्ट पर वो जमा ज्यादा देंगे तो उनको जो पैसा, जिस पैसे पे वो ऋण देंगे उसको भी बढ़ाना होगा, मतलब उससे ज्यादा रखना पड़ेगा, ताकि अपना परिचालन खर्च और मुनाफा दोनों को बनाए रख सके। इसको ऐसे समझो, सपोज करो पीपीएफ जो है 8% के आसपास देती है, ठीक है। अब बैंक को कि इसके आसपास का कुछ रिटर्न देना पड़ेगा। मान लो बैंक 7.5% का रिटर्न देती है जमा पर, ठीक है। अब 7.5% का रिटर्न देती है तो ऋण जो है डेफिनेटली इससे महंगा देगी। ऋण मान लो 9% पे दे रही है, तभी तो कुछ मान लो जो बैंक का परिचालन खर्च है और उसके बाद कुछ मुनाफा कमा पाएगी। तो अब अगर उच्च ब्याज दर है तो ओवरऑल मान लो कि अब अर्थव्यवस्था में आरबीआई ने अपनी नीतिगत दरों को कम किया, तो भी बैंक इससे कम दे ही नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोग, उनके पास ग्राहक आएंगे ही नहीं। इसीलिए ये वाला चीज जो है लघु बचत स्कीम्स, ये भी आपको मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन है उसको बाधित करेगा। स्पष्ट है? तीसरा देखो, बैंकों के लिए बाह्य बेंचमार्क आधारित उधार दरें, जो ईबीएलआर है, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट, ये मतलब आज के दिन में सबसे प्रचलित है। और ये जो है, इसके तहत क्या होता है? इसके तहत 4 चीजें दी गई है। रेपो दर दिया गया है, 91 डे वाला रेपो दर दिया गया है, 91 डे वाला जो ट्रेजरी बिल है, 182 डेज वाला ट्रेजरी बिल है, या जो फाइनेंशियल ब्यूरो ऑफ इंडिया के द्वारा कोई भी मतलब और रेट जो देगा उस पर दे सकता है, ठीक है। तो इसके तहत ये तो डायरेक्टली मॉनेटरी पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए है, मॉनेटरी पॉलिसी को ट्रांसमिशन को बढ़ाने के लिए है। तो ये वाला नहीं होगा, ये बाधित नहीं करेगा। ये इनफैक्ट मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन को, मौद्रिक नीति संचरण को सपोर्ट करेगा, संचरण को अवरुद्ध नहीं करेगा, संचरण को बढ़ाएगा, ठीक है। तो तीसरा नहीं होगा, पहला और दूसरा विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। स्पष्ट है? अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं।
ये देखो मॉनेटरी पॉलिसी और उसके ट्रांसमिशन के बारे में पूरा मैकेनिज्म समझाया गया है। ये वाला इमेज अच्छे से देखना, आसान है, वैसे मतलब डिटेल में हमने चर्चा कर ही लिया है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 55 आपके स्क्रीन पर है। ये आरआरबीज के संदर्भ में है। पूछा गया है आपसे कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, आरआरबीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार आरआरबीज की पूंजी संरचना कैपिटल स्ट्रक्चर में सबसे अधिक भागीदारी रखती है। दूसरा है आरआरबीज को नगद आरक्षी अनुपात सीआरआर और वैधानिक तरलता अनुपात बनाए रखने में छूट दी गई है। और तीसरा है आरआरबीज को कुल बकाया अग्रिमों का 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के रूप में आवंटित करना अनिवार्य है। देखो एकदम बेसिक सा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ये सवाल पूछा क्यों है आपको अगर ध्यान में होगा, आरआरबीज 1975 में स्थापित हुआ था और ये 50 साल हुआ है, तो आरआरबीज से सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, डिटेल बेसिक के बारे में, रिसेंट की जो बातें हैं करंट से संबंधित वो भी। यहाँ पे जो तीनों स्टेटमेंट दिया गया है ये बेसिक दिया गया है। केंद्र सरकार आरआरबी में पूंजी संरचना में सबसे अधिक भागीदारी रखती है। डेफिनेटली अगर इसकी पूंजी संरचना की भागीदारी देखो तो 50% संघ की सरकार का होता है, संघ सरकार, 35% जो है जो प्रायोजक बैंक होता है उसका होता है, और 15% जो है वो राज्य सरकार का होता है। ठीक, तो सबसे ज्यादा किसका हिस्सा है? केंद्र सरकार का। बिल्कुल सही। दूसरा, आरआरबी को नगद आरक्षी अनुपात सीआरआर और वैधानिक तरलता अनुपात बनाए रखने में छूट दी गई। गलत। सीआरआर में तो दिया गया है, कैश रिजर्व रेशियो में तो दिया गया है, लेकिन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में नहीं दिया गया है। ये वाला गलत है, थोड़ा ध्यान से सोचना था। आप स्ली मिस्टेक कर सकते हैं, जल्दी जल्दी में पढ़ रहे होंगे तो हाँ सीआरआर में तो छूट है, लेकिन तो ये गलत है, एसएलआर में नहीं है। ठीक। तीसरा देखो, आरआरबीज को अपने कुल बकाया अग्रिमों का 75% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, प्राथमिकता क्षेत्र में देना होता है। एकदम जो अन्य शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, एससीबीज हैं, उसके लिए 40% है पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, और आरआरबीज के लिए 75%। तो ये बिल्कुल सही बात है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। ध्यान में रखना है, आसान सा सवाल था। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 56 देखिए आपके स्क्रीन पर है। ये ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, एग्रीकल्चर में ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन से संबंधित है। पूछा है कि कृषि में सकल पूंजी निर्माण के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन से निवेश शामिल हैं? पहला है कृषि मशीनरी और उपकरण, दूसरा है फसल कटाई उपरांत भंडारण अवसंरचना, तीसरा है कृषि अनुसंधान और विकास, चौथा है भूमि में सुधार। सही उत्तर का चयन करना है आपको। देखो सबसे पहले तो ये सकल पूंजी निर्माण जो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, ये पता होना चाहिए आपको। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? किसी भी निश्चित समयावधि में भौतिक परिसंपत्तियों में जो वृद्धि होगी किसी भी क्षेत्र में, उसको हम ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। भौतिक संपत्ति में वृद्धि होगा। ठीक है, भौतिक मतलब बिल्डिंग्स बन सकता है, मशीनरी आ सकता है, लैंड रिफॉर्म्स हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में और किसी भी तरह का सुधार हो सकता है, इन्वेंट्री बढ़ सकता है। तो इस तरह की जितनी भी चीजें होंगी वो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के अंतर्गत होगा। ठीक, इतना समझ गए ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन क्या है। अब एग्रीकल्चर में ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन क्या होगा? तो कृषि मशीनरी और उपकरण, डेफिनेटली जो परिभाषा है उसी से संबंधित है। दूसरा देखो, फसल कटाई उपरांत पोस्ट हार्वेस्ट भंडारण अवसंरचना। मान लो कि कोल्ड स्टोरेज वगैरह स्टोरिंग के लिए अच्छा जो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, तो डेफिनेटली कैपिटल फॉर्मेशन में आएगा, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में आएगा। तीसरा देखो, कृषि अनुसंधान और विकास। यहां पे थोड़ा सा आपको डाउट हो सकता है। ठीक है, हालांकि इससे भी दीर्घकाल में क्या होगा कि कैपिटल फॉर्मेशन ही होगा। अगर R&D हो रहा है किसी क्षेत्र में, तो ऑफ कोर्स बेहतर मतलब एक तरह से लॉन्ग टर्म में जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तौर पर ही ये काम करेगा, कैपिटल फॉर्मेशन के तौर पर ही काम करेगा। लेकिन कई बार ये मतलब इसको नहीं भी इंक्लूड किया जाता है। ये डिपेंड करता है, मतलब यहाँ पे इसको नहीं, आमतौर पर नहीं इंक्लूड किया जाता है, लेकिन इसको लेके आपको कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, कृषि अनुसंधान और विकास में जो है ये भी मतलब जो है मतलब दीर्घकाल में कैपिटल फॉर्मेशन का काम करेगा। लेकिन तत्काल हमने क्या, जो मूल परिभाषा है, हम किसी निश्चित समयावधि में, तो हम छोटे टाइम में इसको नहीं देखते हैं, एक शॉर्ट टाइम स्पैन में इसको नहीं इंक्लूड करते हैं, इसलिए ये इसमें नहीं आएगा। आपको मुझे
जहां तक समझ में आ रहा है अधिकांश बच्चों को इसको लेके इस सवाल में दिक्कत हुआ होगा, कंफ्यूजन हुआ होगा। चौथा देखो, भूमि में सुधार। अब अभी मैंने कहा कि किसी भी तरह का भूमि सुधार के लिए प्रयास किया जा रहा है तो वो कैपिटल फॉर्मेशन का ही पार्ट होगा एग्रीकल्चर में। तो तीसरा वाला छोड़ के बाकी सारा हो जाएगा, तो विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 1, 2 और 4। अगले प्रश्न पर बढ़े। ये देखो कैपिटल फॉर्मेशन का एग्जांपल दिया गया है, सेविंग्स जनरेशन, सेविंग्स मोबिलाइजेशन, मनी ऑब्टेन्ड इन इन्वेस्टमेंट। और ये कैपिटल फॉर्मेशन मशीनरी होगा, प्लांट, व्हीकल, कुछ भी जो होगा ये सारा चीज कैपिटल फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है, ध्यान में रखना है इसको। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 57 आपकी स्क्रीन पर है। ये पूछा गया है, ये है करेंसी डेप्रिसिएशन से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित में से मुद्रा अवमूल्यन, करेंसी डेप्रिसिएशन के सबसे अधिक संभावित आर्थिक प्रभाव कौन से हैं? पहला है, यह विदेशी मुद्राओं में मूल्य वर्गित बाह्य ऋण के वास्तविक बोझ में वृद्धि करता है। दूसरा है, यह वैश्विक स्तर पर घरेलू मुद्रा की क्रय शक्ति को कम करता है। तीसरा है, इससे विदेश में कार्यरत श्रमिकों से प्राप्त होने वाले विदेशी प्रेषित धन, रेमिटेंसेस जो प्राप्त होता है उसमें कमी आती है। पूछा गया कौन सब सही है। देखो यहाँ ये जो है डेप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन का क्या तात्पर्य होगा? करेंसी डेप्रिसिएशन का तात्पर्य हुआ कि जो मुद्रा का वैल्यू है वो कम हुआ, अंतरराष्ट्रीय किसी एक मुद्रा का अन्य अंतरराष्ट्रीय मुद्रा की तुलना में जो है मान कम हुआ, दैट इज करेंसी डेप्रिसिएशन। ठीक है। अब सपोज करो कि हम भारतीय करेंसी का ही लेते हैं। पहले एक डॉलर से कंपैरिजन करते हैं हम लोग, $1 बराबर हो रहा था 80 इंडियन रुपीज। ठीक है। बाद में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लो कि $1 बराबर हो गया 100 इंडियन रुपीज। ठीक है। यही है करेंसी डिप्रिसिएशन, अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में किसी एक देश की मुद्रा का वैल्यू कम होना। ठीक है। इसका क्या प्रभाव होगा, इसी के बारे में पूछा गया है। यह विदेशी मुद्राओं में मूल्य वर्गित बाह्य ऋण के वास्तविक बोझ को में वृद्धि करेगा। बिल्कुल सही। क्या कह रहा है, विदेशी मुद्रा अगर देशी मुद्रा में मूल्य वर्गित होता तो लाभ होता, लेकिन क्या कह रहा है विदेशी मुद्रा। मान लो आपका ऋण जो है कहीं सपोज करो किसी देश के साथ आपका $1000 का ऋण था। ठीक है। अब पहले $1000 के लिए जो है आपको 1000 इंटू 80,000 रुपए पे करना था। अब कितना पे करना पड़ेगा? 1 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि $1 बराबर 100 इंडियन रुपीज हो गई है। करेंसी का आपकी जो स्थानीय मुद्रा है उसका मूल्य कम हो गया है, और जो ऋण आपको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में मिला हुआ है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा में जिसको चुकाना है, उसमें एक तरह से नुकसान की स्थिति होगी, उसका बोझ बढ़ जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा देखो, यह वैश्विक स्तर पर घरेलू मुद्रा क्रय शक्ति को कम करता है। डेफिनेटली वैश्विक स्तर पे हम अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं में क्रय करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमको जैसे तेल हम मंगवाते हैं, जो पेट्रोलियम ऑयल है वो हम मंगवाते हैं, अधिकांश हमारा पेट्रोलियम ऑयल जो है आयात पर हम निर्भर हैं उसके लिए। अब पहले अगर हमको जो है मान लो कि $1000 का मंगवाना था तेल, तो हम 80,000 रुपए पे कर देते थे भारतीय रुपए में। ये वाला जो एग्जांपल है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिया है, उसको ध्यान में रखना। अब उसी 80,000 के तेल तो उतना ही आएगा, लेकिन हमको पे कितना करना पड़ेगा? 1 लाख रुपए। ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा यानी कि आयात महंगा हो जाएगा। ठीक, ध्यान, सिंपल सा प्रभाव कि आयात महंगा हो जाएगा, ये वाला होगा। तीसरा देखो, इससे विदेशों में कार्यरत श्रमिकों को प्राप्त होने वाले विदेशी प्रेषित धन में कमी आएगी। रेमिटेंस पे क्यों प्रभाव पड़ेगा? डायरेक्टली तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रेमिटेंस, मान लो रेमिटेंस कोई डॉलर में ही भेज रहा है, हम हर साल आप देखते हो कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाले हैं, लगभग $120 बिलियन के आसपास का, 110 या $120 बिलियन के आसपास का रेमिटेंस है हमारा, लंबे टाइम से हम टॉप पे बने हुए। तो किस चीज में हम बात करते हैं? जो विदेशों से पैसा आता है डॉलर में आ रहा होता है, तो रेमिटेंस का वैल्यू तो डॉलर में वही रहेगा। इनफैक्ट देसी करेंसी में तो उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। मान लो कि पहले $1000 रेमिटेंस आता था, तो भारतीय करेंसी में 80,000 ही होता था। अब भी मान लो सपोज करो $1000 ही आता है, तो भारतीय करेंसी में उसका वैल्यू 1 लाख रुपए हो जाएगा। ठीक, तो रेमिटेंस ये वाला तो नहीं होगा। इनफैक्ट अगर हम देसी मुद्रा के संदर्भ में कहें तो रेमिटेंस का मान बढ़ ही जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पहला और दूसरा, तीसरा नहीं होगा।
एकदम से ध्यान में रखना है कि जो करेंसी डेप्रिसिएशन का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ और एग्जांपल ध्यान रख लो, हमेशा ध्यान में रखना, हमको विदेश में जो भी चीज खरीदना होगा वो महंगा पड़ेगा। जो बच्चे विदेशों में पढ़ रहे होते हैं उनका पढ़ाई महंगा हो जाएगा। जो लोग विदेशों में घूमने जाते हैं, विदेशों में घूमने जाते हैं, उनको घूमना महंगा पड़ेगा, आयात महंगा पड़ेगा। और जो ऐसी कंपनीज है जो विदेशों से कच्चे माल आयात करती है उनका उत्पादन कॉस्ट बढ़ जाएगा। जो भी चीज आयात से आधारित है वो महंगा हो जाएगा। ठीक, जो चीज निर्यात से है, निर्यात सस्ता हो जाएगा। मतलब हमारा जो करेंसी का वैल्यू कम रहेगा तो अधिक कंपिटिटर हो जाएंगे, निर्यात जो है इसका प्रभाव क्या होगा, निर्यात पर सकारात्मक पड़ेगा। ठीक है, तात्कालिक रूप से जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है उस पर भी थोड़ा तनाव दिखेगा, लेकिन दीर्घ काल में जो है करंट अकाउंट डेफिसिट को भी पॉजिटिव इंपैक्ट करेगा ये। ठीक, तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना है कि जो करेंसी डेप्रिसिएशन है, मुद्रा अवमूल्यन है, वो निर्यात आधारित अर्थव्यवस्थाओं के लिए अच्छा माना जाता है। इसलिए चाइना और यूएस में देखोगे, चाइना जानकर कृत्रिम तरीके से अपने करेंसी को डेप्रिशिएट करके रखता है। यूएस हमेशा इसको लेके मतलब ब्लेम लगाते रहता है जान के। तो निर्यात आधारित अर्थव्यवस्थाओं के लिए अच्छा है, आयात आधारित अर्थव्यवस्थाओं के लिए नुकसानदेह है। भारत बीच बीच में है, तो हमारे लिए एक ठीक रेंज में रहना चाहिए। मतलब जो हमारे मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के साथ जो ये है विनिमय दर है। स्पष्ट? बढ़े अगले सवाल पर। ये देखो डिवैल्यूएशन डिप्रिशिएशन का किसको फायदा होगा, जो अभी मैंने चर्चा करा, विनर्स लूजर, ये मैंने कंपैरिजन करके एक चार्ट में दे दिया है, देख लेना आप इसको एक बार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, देखिए आपकी स्क्रीन पर है। इसमें दे रहा है कि उपभोग को प्रोत्साहित, स्टिमुलेट कंजम्पशन, उपभोग को प्रोत्साहित करने तथा उपभोग प्रेरित समृद्धि, कंजम्पशन लेड ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधियां अपनाई जा सकती है, कौन सी नीतियां अपनाई जा सकती है। पहला है आयकर की दरों में वृद्धि, दूसरा है पूंजी गहन उद्योगों को सब्सिडी देना, तीसरा है सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों का विस्तार। देखो क्या कह रहा है, उपभोग प्रेरित, उपभोग को प्रोत्साहित, स्टिमुलेट कंजम्पशन, और उपभोग प्रेरित समृद्धि, कंजम्पशन लेड ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा सकता है। अगर आयकर की दरों में वृद्धि करेंगे, मतलब इनकम टैक्स बढ़ाएं, सबसे पहले ये समझो कि ये जो मतलब उपभोग प्रेरित कंजम्पशन लेड ग्रोथ है या स्टिमुलेट कंजम्पशन है, कंजम्पशन को बढ़ावा देने का मतलब क्या हुआ। कंजम्पशन को बढ़ावा देने का मतलब कि जो लोग जो है खर्चा ज्यादा करें, मतलब चीजें ज्यादा खरीदें तो ज्यादा उत्पादन होगा, मतलब उपभोग पर बचत कम करें, खर्चा ज्यादा करें। खर्चा ज्यादा करने के लिए लोगों के पास पहली शर्त क्या होनी चाहिए कि प्रयोज्य आय हो, डिस्पोजेबल इनकम होना चाहिए जो वो खर्चा कर पाए। ठीक है, पैसा, सिंपल एकदम लेमैन टाइप में पैसा होना चाहिए उनके पास, डिस्पोजेबल इनकम होना चाहिए। तभी तो भैया, पैसा ही नहीं होगा आप कितना भी चाहोगे खरीद नहीं पाएंगे। तो बस इस चीज को ध्यान में रखना है कि किससे इसको बढ़ावा मिलेगा। अगर आपके पास पैसा, वो सारी विधियां जिससे लोगों के पास प्रयोज्य आय ज्यादा होगी तो उससे उपभोग को बढ़ावा मिलेगा। क्लियर है? अब आओ विकल्पों पे। पहला कह रहा है आयकर की दरों में वृद्धि। अब अगर इनकम टैक्स बढ़ा दोगे, इनकम टैक्स बढ़ा दोगे तो लोगों के पास पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो भैया खर्चा कहां से करेंगे, उपभोग में नहीं करेंगे। ठीक, तो एक तरह से ये तो नकारात्मक होगा, उपभोग को कम करेगा, तो ये वाला तो एकदम नहीं होगा। दूसरा देखो, पूंजी गहन उद्योगों को सब्सिडी, पूंजी गहन जो मतलब कैपिटल इंडस्ट्रीज है उसको बढ़ावा, पूंजी गहन उद्योग को बढ़ावा देने से क्या होगा, उत्पादन को एक तरह से सकारात्मक मतलब बल मिलेगा, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा इससे, वस्तुओं के उत्पादन को। लेकिन इसका अल्टीमेट डायरेक्टली कहीं भी ये नहीं जुड़ रहा है कि इससे उपभोग, हम मतलब इससे क्या होगा कि अगर हम पूंजी गहन उद्योगों को सब्सिडी देंगे तो वस्तुओं के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। जरूरी नहीं है कि इससे खपत हो ज्यादा, उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन डायरेक्टली कहीं भी लिंक नहीं हो रहा है कि इससे सीधे सीधे उपभोग को बढ़ावा मिलेगा। क्लियर है? तो ये वाला भी नहीं होगा। तीसरा देखो, सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों का विस्तार। सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों का विस्तार कहने का मतलब फॉर एग्जाम्पल जो भी सरकार काम करती है, जैसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, डीबीटी देती है, तो आपके जो अपने खर्चे हैं उसके लिए आपको पैसा दी जाती है, तो आपके हाथ में पैसा आएगा, यानी कि आप उपभोग पर उसको खर्च कर सकते हैं। और शिक्षा पे सरकार, मतलब जो कल्याणकारी योजनाओं में, मतलब एक तो डीबीटी देख लो कि अलग अलग चीजों के लिए डीबीटी दिया जाता है, शिक्षा पर सरकार खर्च करेगी,
ठीक है, और स्वास्थ्य पर सरकार खर्च करेगी। इन सब चीजों पर अगर सरकार खर्च करेगी तो लोगों का खर्चा कम होगा, लोगों का खर्चा कम होगा तो लोगों के पास पैसा इन सब चीजों पे जो खर्च करने वाले थे वो बचेगा, प्रयोज्य आय, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा। अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा तो वो उसको खर्च करेंगे खपत में, ठीक है, उसके लिए खपत करेंगे, कंजम्पशन पर को बढ़ावा मिलेगा। तो ये वाला तो सही है। बचत को प्रोत्साहन, फिर से मैंने पहले ही कहा, नाम में ही है उपभोग, अगर बचत करेगा तो खपत कहां से होगा, तो ये भी नहीं है, सोचना ही नहीं है। तो पूछा है कौन सा सही, तो केवल बी, केवल 3 जो है बी विकल्प जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 59, देखिए आपकी स्क्रीन पर है। इसमें 4 कंडीशन दिया गया है और पूछ रहा है, अच्छा ये बॉन्ड यील्ड के संदर्भ में ये सवाल है। पूछा है कि इन 4 कंडीशनों में किस किस में बॉन्ड यील्ड में वृद्धि को प्रेरित करेंगे। देखिए पहला है निम्नलिखित कारकों, प्रश्न पढ़िए, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। पहला है मुद्रास्फीति में वृद्धि की आशंका, दूसरा है सरकारी राजकोषीय घाटे में वृद्धि, तीसरा है खुले बाजारों की क्रिया, ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत आरबीआई द्वारा सरकारी बॉन्ड को खरीदना, और चौथा है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में कटौती। पूछा है कौन सा बॉन्ड यील्ड की वृद्धि को प्रेरित करेंगे। सबसे पहले देखो एक बेसिक चीज, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड के बीच का डिफरेंस समझ में आना चाहिए। अगर आपको ये समझ में है तो ये सवाल आपके लिए चुटकी बजाते ही हो जाएगा। बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड में जो है इनवर्सली रिलेशन है, ठीक है। जो बॉन्ड प्रतिफल है वो और बॉन्ड प्राइस में जो है इनवर्सली रिलेशनशिप है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। ये बात अगर आपको समझ में है तो ये सवाल आपके लिए चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाएगा। अब देखो जो भी चीजें बॉन्ड प्राइस को बढ़ाएगी बॉन्ड यील्ड को कम करेगी। आपसे पूछा गया है कि बॉन्ड यील्ड को कौन वृद्धि, बॉन्ड यील्ड को कौन बढ़ाएगा। हमें ध्यान में रखना है बॉन्ड प्राइस, एक इमेज देखो ये वाला, ठीक है, बॉन्ड यील्ड घटेगा तो बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा, बॉन्ड यील्ड बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस घटेगा। देखो कितना बढ़िया इमेज है ये ध्यान में रखना, ठीक। यहां देखो अब पहला सवाल, मुद्रास्फीति में वृद्धि की आशंका। मुद्रास्फीति में वृद्धि से जो है मतलब क्या होगा, मुद्रास्फीति में वृद्धि से मतलब बॉन्ड का जो प्राइस है बढ़े, बॉन्ड का प्राइस जो है कम होगा, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लोग निवेश, नुकसान होगा एक तरह से निवेश का, तो इससे बॉन्ड यील्ड को बढ़ावा मिलेगा, ठीक, ये सही है। सरकारी राजकोषीय घाटे में वृद्धि, सरकारी राजकोषीय घाटे में जो राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट में अगर वृद्धि हो रहा है तो मतलब सरकार उसको, उसकी पूर्ति करने के लिए क्या करेगी, अधिक से अधिक बॉन्ड जारी करेगी, अधिक से अधिक बॉन्ड जारी करेगी तो बॉन्ड प्राइस कम होगा, बॉन्ड प्राइस कम होगा बॉन्ड यील्ड ज्यादा होगा, ये भी होगा। तीसरा देखो खुले बाजार की क्रियाओं द्वारा, ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंतर्गत आरबीआई द्वारा सरकारी बॉन्ड की खरीद, आरबीआई द्वारा अगर सरकारी बॉन्ड खरीदा जाएगा तो बॉन्ड का मांग बढ़ रहा है, बॉन्ड का प्राइस, बॉन्ड का मांग बढ़ रहा है यानी कि बॉन्ड का प्राइस बढ़ रहा है, बॉन्ड का प्राइस बढ़ रहा है यानी कि यील्ड घट रहा है, तो ये तो भाई होगा नहीं। तीसरा, चौथा देखो यूएसए में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती। यूएसए, अगर यूएस की फेडरल रिजर्व जो है अगर ब्याज दरों में कटौती करेगी तो वहां यूएस में निवेश करना बहुत अच्छा नहीं रहेगा निवेशकों के लिए, तो वो क्या करेंगे, जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं, वहां निवेश को प्रेरित होंगे। उससे क्या होगा कि भारत में जो निवेशक भारत की तरफ आएंगे तो बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा, बॉन्ड का मांग बढ़ेगा, बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा, बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। सही उत्तर पूछा है कितने सरकारी बॉन्ड यील्ड को वृद्धि करेंगे, पहला दूसरा करेगा तो विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बस एक डिफरेंस ध्यान में रखना था कि बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 97 आपकी स्क्रीन पर है। ये कह रहा है यहां पे, मतलब ये जीडीपी से संबंधित है, नॉमिनल जीडीपी और पीपीपी जीडीपी के संदर्भ में दिया गया है 2 स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है कि कह रहा है एक देश ए का सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद नॉमिनल जीडीपी देश बी से कम है, लेकिन क्रय शक्ति क्षमता की दृष्टि से इसकी जीडीपी अधिक है। ओके, तो
ये कंडीशन दिया गया है, पूछा है इसमें से कौन सा इसकी संभावित व्याख्या करता है। पहला है देश ए में वस्तुओं और सेवाओं की कुल लागत देश बी की तुलना में अधिक है, ठीक। दूसरा कह रहा है देश ए की मुद्रा का मूल्य देश बी की मुद्रा की तुलना में काफी अधिक अधिमूल्यांकित है। चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये जीडीपी नॉमिनल और जीडीपी पीपीपी होता क्या है। अगर आपने ये वाली क्लास जो जीडीपी के संदर्भ में आपने पढ़ा होगा, ठीक से पढ़ा होगा बेसिक, तो जीडीपी नॉमिनल क्या हुआ? जीडीपी नॉमिनल मतलब मार्केट प्राइस। दोनों क्या है? जीडीपी नॉमिनल और जीडीपी पीपीपी क्या है? एक्सचेंज रेट है, विनिमय दर है। अब कह रहा है कि जीडीपी नॉमिनल एक देश का अधिक है, जीडीपी पीपीपी दूसरे देश का अधिक है। जीडीपी नॉमिनल जो है मतलब एक्सचेंज रेट, दोनों एक्सचेंज रेट के लिए है, मुद्राओं की तुलना करने के लिए, अलग अलग देशों के बीच कंपैरिजन करेंगे मूल्य स्तर का और मुद्राओं का, तो उसी के लिए ये व्यवस्थाएं की गई है। जीडीपी नॉमिनल मार्केट प्राइस पर जो है, जो करंट प्राइस है वर्तमान मूल्य पर, उस पर हमको दर्शाता है, वर्तमान मूल्य पर जो है हम वर्तमान मूल्य पर जीडीपी का के साइज को बताता है। और जीडीपी पीपीपी जो है दो देशों में जो वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है उसका कंपैरिजन है, ठीक है। अब देखो यहां कह क्या रहा है, पहला कह रहा है कि इसका नॉमिनल देश ए का जो है, यहां पे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि देश ए का जीडीपी नॉमिनल, इसको मैं एन से, जीडीपी नॉमिनल ऑफ ए जो है ये कम है जीडीपी नॉमिनल ऑफ बी, ठीक है। एक ये वाला है। और दूसरा कह रहा है कि जीडीपी पीपीपी जो है ऑफ ए, कंट्री ए, इज ग्रेटर देन जीडीपी पीपीपी ऑफ कंट्री बी, ठीक है। ठीक, यही बात कह रहा है। अब देखो अगर नॉमिनल ज्यादा है, तो दैट मीन्स कि उस देश में जो है, उस देश की करेंसी का वैल्यू जो है वो ज्यादा हो सकता है, ज्यादा आंका गया है, मूल्य प्राइस ज्यादा है, ये सब चीज हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अगर पीपीपी ज्यादा है, पीपीपी जिस देश का ज्यादा है, तो हम पीपीपी क्या होता है, इसको पहले पीपीपी को एक बेसिक सा चीज में समझ लो। पीपीपी मतलब सपोज करो कि कोई एक बाल कटवाने का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बाल कटवाने का प्राइस भारत में सपोज करो 50 रुपए में बाल कट जाता है, और यूएस में जो है $5 में बाल कटता है फॉर एग्जाम्पल। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि 50 रुपया बराबर INR 50 बराबर 5 USD। तो 1 USD बराबर हम इस हिसाब से 10 INR लिख सकते हैं। मतलब पीपीपी बताता है कि इस देश में, मतलब किसी देश ए में वस्तुओं और सेवाओं के किसी वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने में कितना खर्चा लग रहा है, दूसरे देश से कंपैरिजन करेंगे कि उसी वस्तुओं और सेवाओं के लिए की प्राप्ति के लिए उस देश में कितना कम खर्चा होगा। तो इससे हम दोनों देश की करेंसी का तुलना कर सकते हैं। यहां से क्या एक्चुअल विनिमय दर तो ऐसा है ही नहीं, मतलब भारत में मान लो कि $1 बराबर 10 भारतीय रुपया तो है नहीं, 80-85 रुपए के आसपास है। तो ये वाला जो है ये एक्चुअल विनिमय दर से डिफरेंट हो सकता है, ये सीधे वस्तुओं और सेवाओं के टोटल संख्या के संदर्भ में है, और इसमें वस्तुओं और सेवाओं का बड़ा बास्केट्स को समाहित किया जाता है। इसी कारण जीडीपी पीपीपी जो है तुलनात्मक रूप से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखो कि यहां पे क्या कह रहा है कि देश ए में वस्तुओं और सेवाओं की कुल लागत देश बी की तुलना में अधिक है। अब देश ए में वस्तुओं और सेवाओं की कुल लागत अधिक है, सुनने में नहीं लग रहा है ना, सस्ता होगा तब ना, कम मिल रहा है। जीडीपी नॉमिनल बी का अधिक है, अगर नॉमिनल ए का अधिक होता तब ये बात सही हो सकता था। ये क्या कह रहा है कि नॉमिनल देश ए में कम है, देश ए में कम है, देश बी में ज्यादा है। तो देश ए में प्राइस कैसे ज्यादा होगा, वस्तुओं और सेवाओं कुल लागत ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है देश ए की मुद्रा का मूल्य देश बी की मुद्रा के मूल्य की तुलना में काफी अधिक है। फिर से वही बात गलत है। अभी हमने एग्जाम्पल देखा कि अगर इसका मतलब जीडीपी पीपीपी अधिक है तो पीपीपी अधिक है, नॉमिनल कम है, दैट मीन्स कि इसका मुद्रा तो कम है, अधिमूल्यांकित नहीं है, कम किया हुआ है। हो सकता है देश बी का मुद्रा जो है अधिमूल्य, इसकी विपरीत स्थिति जो है वो सही होगी, ठीक है।
ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है। स्टेटमेंट 1 और 2 जो है दोनों गलत है, उत्तर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा जीडीपी रियल, जीडीपी नॉमिनल, जीडीपी पीपीपी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, कंपैरिजन पे सवाल, अच्छा सवाल है ये। अंतिम सवाल हमारी इस परिचर्चा का, देखिए प्रश्न संख्या 98 आपकी स्क्रीन पर है। केंद्रीय बजट 2024-25 में बड़े शहरों के लिए पारगमन उन्मुख विकास, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। निम्नलिखित में से कौन टीओडी के प्रमुख सिद्धांत हैं? पारगमन केंद्रों के पास उच्च घनत्व विकास, भीड़भाड़ कम करने के लिए आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्रों को अलग करना, कम घनत्व वाले उपनगरीय विकास को बढ़ावा देने के लिए नगरीय केंद्रों का केंद्रीकरण। देखो अगर आपको इसका डिफिनेशन पता होगा ना ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट का, तो ये सवाल आपको फिर से चुटकी बजाते ही आपसे हो जाएगा, एकदम हलवा सवाल है। देखो इस बार का जो बजट है 2024-25 का, जो जुलाई में जो जारी किया गया था, उसमें कहा गया था कि 30 लाख से अधिक आबादी वाले जो बड़े शहर हैं, 14 बड़े शहरों में ट्रांजिट ओरिएंटेड टीओडी के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक, इसी कारण कंटेक्स्ट यही है कि बजट 2024-25 में कहा गया था। यह भी आपसे पूछा जा सकता है, एक स्टेटमेंट के रूप में बनाया जा सकता है कि 30 लाख से अधिक आबादी के लिए वाले 14 शहरों के लिए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट की बात की गई। ठीक, ये इसका कंटेक्स्ट है। अब टीओडी होता क्या है? टीओडी होता है क्या, एक ही जगह पे ना, मतलब एकदम भूमि का जो है मिश्रित उपयोग, एक ऑफिस भी हो, मनोरंजन के साधन भी हो, आवासीय क्षेत्र भी हो। इससे क्या होगा कि ट्रेवलिंग कॉस्ट बच जाए। मतलब भूमि का मिश्रित उपयोग करके उच्च घनत्व वाले संकेंद्रण को बढ़ावा देना ट्रांजिट सेंटर के पास। ठीक है, ये वाला इमेज देखो, ये देखो, ये वाला इमेज जो है, जैसे कि ये ट्रांजिट सेंटर्स हैं। ठीक है, ये जो है ट्रांजिट सेंटर्स है, इसी के पास जो है उच्च डेंसिटी, देखो ये ट्रांजिट रूट है, ये ट्रांजिट सेंटर्स है, ट्रांजिट स्टॉप्स। ठीक, अब यहां पे क्या कह रहा है कि जैसे जैसे इसके पास जो है अत्यधिक हाई डेंसिटी वाला होगा, हाई डेंसिटी क्राउड भी होगा, क्योंकि यहीं ऑफिस भी होगा, यहीं पे लोगों का आवासीय क्षेत्र भी होगा, यहीं स्कूल भी होगा, क्लब भी होगा, इंफोटेनमेंट के जो साधन है वो भी वहीं पे होंगे। ठीक है, दूर जाना ही नहीं है। मतलब ट्रेवलिंग कॉस्ट एकदम से बचाने, मूल जो है, आमतौर पर आप बड़े शहरों में क्या समस्या होता है, अब कोई दिल्ली में काम कर रहा है, ग्रेटर नोएडा से आ रहा है, 30 किलोमीटर की ड्राइविंग आ रही, अच्छा खासा ड्राइविंग के कारण पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। एक तरह से पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए भी एक बेहतर विकल्प है, जो लोगों का ड्राइविंग में समय जा रहा है। मतलब समझो कि इसको एकदम से डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं करना है, और उसका विकल्प क्या होगा कि उसका एकदम दिमाग में बिठा लेना कि मिश्रित उपयोग, भूमि का मिश्रित उपयोग, हाई डेंसिटी को बढ़ावा देना। एक ही जगह संकेंद्रण होगा, जो ट्रांजिट स्टॉप है वहीं पे संकेंद्रण है अधिक से अधिक आबादी का, अधिक से सारे जॉब्स का भी, सारे लोगों के रहने के इलाके का भी। तो इस तरह के डेवलपमेंट को बढ़ावा दिया जाएगा, जो मतलब अब शहरीकरण का एक तरह से समझ लो कि नया मॉडल तरह से विकसित हो रहा है, वो ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के लिए दिया जा रहा है। ठीक, वापस से सवाल पे आते हैं। इसमें टीओडी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। पहला स्टेटमेंट देखो, पारगमन केंद्रों के आसपास उच्च घनत्व विकास, डेफिनेटली अब सारी चीजें एक ही जगह होगी तो ऑफकोर्स हाई डेंसिटी होगा। दूसरा, भीड़ भाड़ कम करने के लिए आवासीय और वाणिज्यिक केंद्रों को अलग करना, एकदम गलत। अभी हमने कहा है हाई डेंसिटी होगा, मिक्स्ड यूज होगा, एकदम अलग नहीं करना है, वहीं पे ट्रांजिट सेंटर के पास ही, तो गलत है। कम घनत्व वाले उपनगरीय सब अर्बन विकास को बढ़ावा देने के लिए नगरीय केंद्रों का विकेंद्रीकरण, एकदम नहीं। सेंट्रलाइजेशन पे बात करेगा, केंद्रीकरण ट्रांजिट सेंटर के पास ही। दोनों स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा तीसरा गलत है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? विकल्प ए, केवल एक। स्पष्ट है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझना है। करंट कंटेक्स्ट में भी हमने बात कर लिया कि बजट में कहा गया है कि 30 लाख से अधिक आबादी वाली 14 शहरों को टीओडी मॉडल पे विकसित किया जाएगा। ठीक है, ये देखो इसके लाभ के बारे में, बेनिफिट्स ऑफ ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट के बारे में। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन ड्राइविंग, अलाउ रेजिडेंट टू लिव वर्क एंड प्ले इन द सेम एरिया, रिड्यूस एरियाज कार्बन फुटप्रिंट, सारी चीजें। अगर ड्राइविंग कम हो गया, टाइम बचेगा, लोग उसी जगह पे ड्राइविंग, पॉल्यूशन वगैरह, जितनी सारी चीजें हैं, एक तरह से जो अभी के अर्बनाइजेशन की जो समस्याएं हैं उसको कम करने की बहुत अधिक क्षमता है इसमें। ठीक है, ये इसके प्रिंसिपल्स पे बात किया गया है। कभी भी आप इसको थोड़ा सा देख लेना डिटेल में, बजट में इसको अच्छा तवज्जो दिया गया है, तो ये भी एक बार आप देख सकते हो। वॉक, साइकिल, कनेक्ट, ट्रांजिट, मिक्स डेंसिटी, ये सब इसके प्रिंसिपल्स हैं। ठीक,
ओके, तो ये था हमारा इकोनॉमी खंड का डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।